दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, विज्ञान भवन के बाहर का नजारा, देश के कृषि मंत्री मुस्कुरा रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे और पत्रकारों को संबोधित करते हुए बार बार कह रहे थे कि देश तो लोकतांत्रिक है, तो लोकतंत्र के तहत बातचीत तो चलती रहेगी। उसी विज्ञान भवन के बाहर जब किसान निकले तो उनमें गुस्सा था, आक्रोश था इस बात को लेकर कि जिस सरकार को हमने बनाया है वो सरकार यह कह रही है कि हम अदालत में चले जाएं। और यकीन जानिए, पहली बार शायद भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जब आंदोलन करने वाले लोग ही कह रहे हैं अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब क्या यह है कि सरकार पर भरोसा नहीं और सरकार के मातहत क्या इस देश की जुडिशरी भी चल पड़ी है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं? क्या यह लकीर खींची जा सकती है? या फिर जिस तरीके से आज किसान नेताओं ने बाहर निकलकर साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि दरअसल हमने जिसे चुना है फैसला हमें उसी से चाहिए, या फिर यह आंदोलन चलता रहेगा चाहे जान चली जाए, इसके मतलब क्या है? यह मतलब बहुत साफ है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था इतनी सड़ गल चुकी है कि अब उसे परिवर्तन करने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि भारत के भीतर में जो आर्थिक ढांचा अपनाया जा चुका है और राजनीतिक सत्ता उसी आर्थिक ढांचे को सुधार का नाम देकर मजे करते रहती है, दरअसल अब उसे बदलने का वक्त आ गया है। शायद बदलने का वक्त कहते हुए यह बात हो सकती है कि आखिर बदलेगा कौन? लेकिन यकीन जानिए, बीते 6 बरस में जो काम इस देश की कोई राजनीतिक पार्टी कभी नहीं कर पाई, जिस दिशा में इस देश के भीतर में उठते हुए तमाम मुद्दे, चाहे वो शिक्षकों की भर्ती से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे रेलवे में नौकरी के लिए निकाले गए आवेदन लेकर भी किसी तरह की कोई परीक्षा ना हो पाने की स्थिति हो, चाहे डिसइन्वेस्टमेंट से दुखी होकर इसी देश के सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा हो, चाहे इस देश के भीतर में कोई भी मुद्दा हो, लेकिन कभी भी कोई मुद्दा अदालत के एट पार नहीं गया। यानी अदालत बीच में बार बार इसलिए आ जाती रही क्योंकि भारत वाकई एक लोकतांत्रिक देश है, जहां पर यह माना जाता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में एक समन्वय भी है और एक चेक एंड बैलेंस भी है। लेकिन बीते 6 बरस का सच आज पहली बार विज्ञान भवन के बाहर निकले हुए किसान नेताओं के जुबान पर आ ही गया, जब उन्होंने खुले तौर पर कहा हम अदालत में नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हो रही है होने दीजिए, हम उस दिशा में नहीं देखेंगे। यानी कहीं ना कहीं देश के भीतर अविश्वास की स्थिति मौजूदा राजनीतिक सत्ता के क्रियाकलापों को लेकर अब जुडिशरी को भी अपनी जद में ले चुकी है। और हमें लगता है कि जुडिशरी की परिस्थिति क्या है और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट और वहां पर जस्टिसों की स्थिति क्या है, यह शायद पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की परिस्थितियों से समझा जा सकता है। कोई चीफ जस्टिस रिटायर होने के चंद महीनों के बाद अगर संसद में पहुंच जाए और संसद में नॉमिनेट करने की स्थिति में वही राजनीतिक सत्ता रहे जिसके हक में उससे पहले तमाम राजनीतिक फैसले आ गए हों, राजनीतिक फैसले यानी उन फैसले का राजनीतिक चेहरा सत्ता के अनुकूल हो, चाहे वह राम मंदिर का फैसला हो, चाहे वह अपने तौर पर राफेल का फैसला हो, चाहे वह धारा 370 आर्टिकल 370 को लेकर या हैबियस कॉर्पस जो कश्मीर को लेकर वहां पे जो काम कर रहा था उसको लेकर फैसला हो, सबरीमलई का जो फैसला आया, या फिर जो एनआरसी को लेकर सरकार की तरफ एक लंबी फहरिस्त है। ये एक ऐसी फहरिस्त है जिसमें इस बात को लेकर पहली बार सवाल उठा था कि अगर पूर्व जस्टिस संसद पहुंच जाते हैं चंद महीनों के भीतर में तो क्यों ना माने जाएं कि उस दौर में दिए गए उनके तमाम फैसले राजनीति से प्रभावित थे। और शायद सुप्रीम कोर्ट की भीतर से निकलती हुई अनुगंज भी इसी दौर में किसान आंदोलन को लेकर क्या कह रही थी। 24 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर दुख था कि दरअसल किसान आंदोलन में बड़ी तादाद में लोग हैं तो कहीं कोरोना ना फैल जाए, यानी महामारी इस देश के भीतर है, कहीं वो ना फैल जाए। यानी जो संविधान के तहत इस देश में एग्रीकल्चर स्टेट के हिस्से में आता है, संविधान के तहत जीने का अधिकार और न्यूनतम मजदूरी तक की स्थिति संविधान में दर्ज है, दरअसल उस पर से सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद क्यों कर रखी है। और यह कोई अभी का मसला नहीं है, प्रवासी मजदूरों से जब आप शुरू होंगे उस दौर से आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आंखें वाकई बंद रखी हैं।
तो क्या आज पहली बार भारत के भीतर में जब एक आंदोलन ने साफ तौर पर कह दिया हमें न्यायपालिका में भी नहीं जाना है, तो इसका मतलब बहुत साफ है, इस देश में पॉलिटिकल वैक्यूम पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जरूर है, लेकिन किसान आंदोलन ने अब उस राजनीतिक खांचे को पकड़ लिया है जिसमें आने वाले वक्त में मौजूदा राजनीतिक सत्ता व्यवस्था का विकल्प शायद वो दे दे। बहुत धीरे धीरे सही, लेकिन उस परिस्थितियों में यह देश लगातार जा रहा है और सरकार जिन 3 कानूनों को वापस लेने की अपने तौर पर मांग किसान कर रहे हैं, उस पे से सरकार नहीं हटेगी। एमएसपी को कानून सरकार नहीं बना सकती है। हमें लगता है कि आज इस आर्थिक तंत्र को भी समझ लीजिए कि यह सरकार क्यों फेल्योर है, और यह सरकार अपने तौर पर किसानों को लेकर जो कानून लेकर आई है वो बार बार कृषि सुधार तो कहती है, लेकिन उसके पीछे की वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें बार बार यह महसूस होता है कि सरकार के हाथ बंधे हुए नहीं है, बल्कि सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था इस देश के भीतर में बना दी है जहां पर वो पीछे हट नहीं सकती है। क्योंकि हमें लगता है कि आज बात किसान जो बार बार कह रहे हैं एमएसपी को कानून बनाया जाए, उसमें 2-3 बातों को समझने की जरूरत है। किसान नेताओं को भी यह समझना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है। बहुत साफ तौर पे हमें लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर को एक बेसिक स्थिति में लेकर आए। अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल तक 4.5 साल तक सत्ता में रहे। उस वक्त इस देश के भीतर में जो चावल को लेकर जो प्रति क्विंटल धान जो बिकता था, उसकी जो कीमत थी जिस समय वो सत्ता में आए थे, सिर्फ 440 एमएसपी था। 2003-4 में जब उनका आखिरी बरस था, सिर्फ 550 रुपए तक पहुंच पाए थे, यानी 110 रुपए 4.5 साल में एमएसपी बढ़ा पाए। लेकिन मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता ने तो कमाल कर दिया, जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया, हम उस पर आए, उससे पहले फिर लौटिए। गेहूं, जब वाजपेयी सरकार सत्ता में आए थे 550 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं हुआ करता था। जब वो जा रहे थे तो 620 रुपए था, यानी सिर्फ 70 रुपए बढ़े। लेकिन वाजपेयी का यह काल इस मामले में महत्वपूर्ण है कि एमएसपी नहीं बढ़ रही थी, लेकिन फसल को लेकर जो इनपुट होता है, वो बीज को लेकर हो, वो फर्टिलाइजर को लेकर हो, वह सिंचाई को लेकर हो, वह इक्विपमेंट्स को लेकर हो, उस इनपुट की कीमत में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। और जो एमएसपी बढ़ाई जाती थी उस पे इनपुट का कोई बोझ नहीं पड़ रहा था। यह वाजपेयी सरकार। उसके बाद आइए 10 साल मनमोहन सरकार के। मनमोहन सरकार जब सत्ता में आई, उस वक्त गेहूं की कीमत उस समय 630 रुपए थी। उस समय का जिक्र कर रहे हैं 2004 का हम। और जब वो सत्ता से जा रही थी, उस वक्त कीमत जो थी गेहूं की वह तकरीबन 1400 रुपए थी, यानी 1350 रुपए। इसको जब आप नापिएगा तो यह लगभग 720-730 रुपए तक की बढ़ोतरी होती है। 650 रुपए से लेकर लगभग 1350 रुपए, यानी लगभग 700 रुपए बढ़े 10 साल में। लेकिन जैसे ही आप मोदी सरकार में निकल कर आते हैं तो 1400 रुपए से बढ़कर गेहूं 1925 हो गया, यानी 525 रुपए सिर्फ 5 साल में एमएसपी बढ़ गए। सरकार पीठ ठोक सकती है, क्यों नहीं? क्योंकि हमने इतनी एमएसपी बढ़ाई है, इस रफ्तार में तो किसी सरकार ने नहीं बढ़ाई थी। चावल की भी स्थिति आई है, यानी धान की स्थिति आई है 865 रुपए 868 रुपए आज प्रति क्विंटल धान की स्थिति सरकार ले रही है, कह रही है बहुत ज्यादा है। सही बात है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस वक्त मनमोहन सरकार जा रही थी उस समय 1310 रुपए थे, यानी 555 रुपए इस 6 साल में बढ़ गए। जबकि 10 साल में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, चावल की प्रति क्विंटल या धान की प्रति क्विंटल की कीमत में 750 रुपए 10 साल में बढ़े थे। परसेंटेज ज्यादा है, सरकार पीठ ठोक सकती है। लेकिन सरकार एक हाथ से देती है तो दूसरे हाथ से उससे ज्यादा कैसे ले लेती है, इसकी स्थिति है कि जो इनपुट कॉस्ट है फसल को उगाने को लेकर, वाजपेयी सरकार में उसमें लगभग 12% का इजाफा हुआ, मनमोहन सरकार में लगभग 20% का इजाफा हुआ, लेकिन मौजूदा मोदी सरकार में उसमें लगभग 60% का इजाफा हो गया। चाहे वो डीजल हो, चाहे वो ट्रैक्टर का टायर हो, चाहे इक्विपमेंट्स क्रशर ही क्यों ना हो, कोई भी चीज ले लीजिए, चाहे वो गुणवत्ता वाला बीज क्यों ना हो, चाहे वो यूरिया ही क्यों ना हो, कुछ भी आप फर्टिलाइजर के तौर पर ले लीजिए और उनकी कीमतों को देखिएगा तो 60% इनपुट में इजाफा होता है। और आप रफ्तार बढ़ा देते हैं कि पिछली सरकारों की तुलना में हमने 30% ज्यादा बढ़ाया है।
इस हाथ से दे रहे हैं, इस हाथ से समेट रहे हैं, किसानों पर बोझ बढ़ता चला जा रहा है। यह पहली बात। दूसरी बात, दुनिया के बाजार में लगातार अनाज की कीमत कम हो रही है। सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं कि अगर उसने एमएसपी को कानून बना दिया तो उसके बाद उसको बाकी जगहों पर भी सब्सिडी बढ़ानी होगी। फर्टिलाइजर पे सब्सिडी बढ़ानी होगी, बीज पर सब्सिडाइज बढ़ानी होगी, और उस पे वो उसको खरीद भी करना होगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स नहीं खरीदेंगे। प्राइवेट प्लेयर अगर इस देश में गेहूं, चावल, दाल नहीं खरीदे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर वो सस्ता है वो वहां से ही उठा ले और वो यहां पर बेचने लगे तो भारतीय कृषि व्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी। क्योंकि सरकार की इतनी हैसियत नहीं है कि सरकार अपने तौर पर इतना बोझ उठा सके जो सरकार जिक्र कर रही है। सरकार का कहना है 23 फसल एमएसपी पे खरीदेंगे, 15 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। अभी कितना पड़ता है? तकरीबन 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ भी नहीं कहिए, 1,80,000 करोड़ का बोझ पड़ता है, जो कि इस महामारी के दौर में थोड़ा सा बढ़ा है। वो लगभग 2.25 लाख करोड़ तक हुआ है। यानी सरकार किसानों के एमएसपी के लिए 15 लाख करोड़ का बोझ 23 फसलों के जरिए, सिर्फ चावल गेहूं नहीं उठाना चाह रही है। पहली बात ये हो जाएगी। यानी विश्व बाजार में अगर अनाज की कीमत कम हो रही है तो यहां का प्राइवेट प्लेयर मुनाफे के लिए आ रहा है। यानी सरकार जो कह रही है कि हमने तो मंडी खोल दी, हमने तो बाजार खोल दिया, तो अब आने वाले वक्त में तो अनाज की कीमत जो एमएसपी के इर्द गिर्द की कीमत अभी मिल रही है, यकीन जानिए अगले 1-2 साल में वह कीमत भी ढहढहा के गिर जाएगी। तो फिर एमएसपी का क्या मतलब है? यानी कागज में एमएसपी कैसे बढ़ाई जाए, यह एक स्थिति है। दूसरी स्थिति, जिन 3 कानूनों का जिक्र है उस पे सरकार का स्टेक, चाहे वो गोडाउन्स के जरिए हो, चाहे वो रिटेल सेक्टर के जरिए हो, चाहे वो एग्रो फार्मिंग के जरिए हो, चाहे वो एक्सपोर्ट के जरिए हो, इन सब को मिला दीजिएगा तो इतनी बड़ी तादाद में सरकार का कंपनियों के साथ जो जुड़ाव है और उसके जरिए जो स्टेक लग चुका है, उस स्टेक को सरकार सह पाने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि आपने इकोनॉमी ऐसी बनाई है जहां पर जो जमीन पर मेहनत करे, उपजाए, उसके हाथ में कुछ ना आए, उसके जरिए चीजें कैसी डेवलप होती चली जाए, इसका जिक्र हमने पहले भी किया और हमने पहले कल भी बताया आपको कि यह सरकार नहीं क्यों मानेगी और सरकार की मुश्किल क्या। लेकिन आज पहली बार एक दूसरी लकीर किसानों ने खींची है। इस बात का जिक्र इस देश के भीतर में बार बार होता रहा है कि कोई भी फैसले में सरकार अटकती है तो कहती है अदालत तो है ना, अदालत का दरवाजा खटखटा लीजिए। और हमें लगता है कि अदालत तो है ना और अदालत का दरवाजा आप खटखटा लीजिए, तो क्या अदालतों की भी साख खत्म हो चुकी है और जनता अब सीधे अपने तौर पर अपनी मांगों के साथ सरकार को या तो मनवाएगी या फिर वो राजनीतिक विकल्प इस देश में खड़ा कर देगी। क्योंकि एक लंबे वक्त तक जब आंदोलन चलता है तो सवाल ये नहीं है कि जो बिहार में बैठे हुए हैं, जो झारखंड में बैठे हैं, जो पश्चिम बंगाल में किसान बैठे हैं, जो उड़ीसा में बैठे हैं, जो तमिलनाडु में हैं, जो कर्नाटक में, वो किसानों पर प्रभाव ना पड़े। ऐसा होता नहीं है। हालांकि देखिए, इसकी दूसरी तरफ आज कृषि मंत्री विज्ञान भवन के बाहर खड़े होकर एक संकेत दे रहे थे। हम आने वाले वक्त में हो सकता है, अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन हो सकता है हम दूसरे किसान संगठनों से भी बातचीत के लिए विज्ञान भवन में बैठने लगे। यह संकेत उन्होंने दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पैरेलल में किसानों के संगठनों को जो समर्थन में होंगे सरकार के, उनके साथ सरकार बातचीत करके इस बातचीत को डिफ्यूज करना चाहेगी, उनको भीड़ के तौर पे खड़ा करके इस आंदोलन को किसी तरह कटघरे में खड़ा करना चाहेगी। क्या चाहती है सरकार? लेकिन सवाल है, ये देश है, इस देश के नागरिक किसान भी है, हम आप भी हैं और सरकार भी है। अगर सरकार में कोई शख्स सांसद ना हो, मंत्री ना हो, प्रधानमंत्री ना हो, तो एक आम नागरिक है। हमारे संविधान के तहत उसको विशेषाधिकार इसलिए दिए गए हैं कि वह जनता की जरूरतों को पूरा करे। बहुत साफ साफ लिखा है और सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इसी दिशा में आंख मूंद ली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज 3 आर्टिकल है जिसके जरिए वो सरकार को नोटिस दे सकती है कि दरअसल जो आंदोलन कर रहे हैं उन आंदोलनकारियों की मांगों पर ध्यान दे। सरकार ने पहली जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी उस समय एक हिंट दी थी, एक ही लाइन का जिक्र किया था। उस एक लाइन में सुप्रीम कोर्ट से कहा ऐसा नहीं हो सकता है कि आंदोलन चल रहा है, आंदोलन भी खत्म हो जाए, बातचीत का सिलसिला भी रहे, तब तक आप कानून को स्थगित कर दें। सरकार कानून को स्थगित करने की स्थिति में भी नहीं आए, क्योंकि उसने इस देश की इकोनॉमी का ऐसा बंटाधार किया है कि उसके हालात अब सुधरने वाली परिस्थिति में नहीं आ रहे हैं। लेकिन दोबारा लौटिए कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत
आखिरी स्थिति सुप्रीम कोर्ट की होती है और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या के लिए ही बैठा हुआ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या कर पाने में असफल हो गया है, इसीलिए किसानों का भरोसा बिल्कुल नहीं है? ये तो जस्टिस गगोई के जरिए आ सकता है। जस्टिस गगोई जब राज्यसभा में पहुंचे पिछले साल, अब तो आप कहिए कि 17 मार्च को पहुंचे थे, पिछले साल 2020 में, तो उनसे पत्रकार ने सवाल किया कि आपको कुछ कहना है। उन्होंने एक बड़ी शानदार बात कही। उन्होंने कहा कि संसद में मेरी मौजूदगी न्यायपालिका के पक्ष को रखने के लिए एक मौके की तरह होगी। मैंने राज्यसभा की सदस्यता इसलिए स्वीकार की क्योंकि राष्ट्र निर्माण में विधायिका और न्यायपालिका को साथ मिलकर काम करना चाहिए, यही मैसेज है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत साफ तौर पर चेक एंड बैलेंस की स्थिति में लेकर आता है, वहां वो न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका को एक साथ एक दिशा में जाते हुए नहीं देखना चाहता है। वो चाहता है कि कहीं अगर कार्यपालिका बेलगाम हो रही है, कहीं विधायिका बेलगाम हो रही है, तो उसको किसी ना किसी तरीके से न्यायपालिका टोके। लेकिन इस दौर में न्यायपालिका की भूमिका क्या रही, यह सवाल फिर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिएगा, इस दौर में बड़ी तादाद में फेडरल स्ट्रक्चर हमारा धराशायी हुआ है। वो चाहे सीबीआई की अलग अलग स्टेट्स में रेड डालने पर होती हो, जिसको बंगाल ने आपत्ति की, आंध्र प्रदेश ने आपत्ति की, राजस्थान ने आपत्ति की, पंजाब ने आपत्ति की, यानी जो बीजेपी शासित राज्य हैं उन्होंने आपत्ति की कि हम आपकी एंट्री नहीं होने देंगे सीबीआई अधिकारियों की। सीबीआई एक जांच की प्रीमियर एजेंसी भारत में है जो कि नेशनल लेवल पे और होम मिनिस्ट्री के तहत आती है। अब सवाल है कि इस देश में होम मिनिस्टर ही अगर होम मिनिस्टर रहते हुए राजनीतिक तौर पर ज्यादा सक्रिय नजर आए, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो या उससे पहले बिहार का चुनाव हो, कभी यूपी का चुनाव हो, कभी मध्य प्रदेश का चुनाव हो, कभी महाराष्ट्र का चुनाव, अगर वो राजनीतिक तौर पर ज्यादा सक्रिय हैं तो गृह मंत्री तो लीडर है इस देश में पूरी सिक्योरिटी, और जो सीबीआई जैसी जांच एजेंसी है, ईडी और आईटी मानिएगा तो फाइनेंस मिनिस्टर है उसके लिए, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर भी चुनाव प्रचार करते हुए जब नजर आए तो बहुत साफ तौर पर इसका मतलब मैसेज बहुत साफ है कि राजनीतिक सत्ता ने खुद को ऐसा ढाल लिया है जहां पे वो सत्ता में बने रहे। इसी के लिए वो तमाम कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस काम करें सरकार के हक में, और शायद यही मैसेज किसानों के भीतर आ गया है, जिसके बाद वो मानकर चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत में जाने का क्या मतलब होगा। इसलिए देखिए, जब बातचीत की शुरुआत हुई थी तो बातचीत की शुरुआत ये थी कि मामला अगर फंस जाएगा, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र है, जहां पे बड़े कॉरपोरेट्स आ जाएंगे, तो हम किसके पास जाएंगे? तब सरकार ने कहा एसडीएम के पास जाएंगे। किसानों ने कहा एसडीएम से काम नहीं, तब सरकार ने कहा ठीक है सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन तब तक यह लग रहा था कि अदालतों को लेकर किसानों का एक रुख है कि चलिए सुनवाई वहां होगी और वहां मामला जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ एमएसपी को भी आप कानून बना दीजिए। अब सवाल यह आ गया कि क्या वाकई जब इस देश में कानून बनाने वाली का निरीक्षण कार्य वाली संस्था सुप्रीम कोर्ट तक पे भरोसा किसानों का डिगा हुआ, या वो मानकर चल रहे हैं कि यह तो उनकी अपनी लड़ाई इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने हक की बात की और सुप्रीम कोर्ट को यह देखना चाहिए, अपने तौर पर एनालिसिस करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका भी जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को अपने तौर पर फैसला देना चाहिए कि यह आंदोलन अगर बीते 45 दिनों से चल रहा है और ये कह रहे हैं कि हम 26 जनवरी को परेड निकालेंगे, अगर ये कह रहे हैं हम 2024 तक बैठे रह जाएंगे इलेक्शन के समय तक, तो ये एक ऐसे आंदोलन की दिशा में देश बढ़ रहा है जहां पे इस देश का वह पूरा स्ट्रक्चर जो कि पॉलिटिकल तौर पर खड़ा किया गया है वही कोलैप्स कर जाएगा। तो फिर पॉलिटिकल सिस्टम का क्या मतलब है? तो इस देश में दोबारा चुनाव क्यों नहीं हो जाने चाहिए? नोटिस सरकार को दिया जाना चाहिए, सेंटर को नोटिस जाना चाहिए। होम मिनिस्ट्री हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, मंत्री जब प्रचार की दिशा में जुटा जाए और ज्यादा वक्त उसका राजनीति को साधने के लिए वक्त गुजर रहा हो, तो ऐसे में गवर्नेंस भी राजनीति में तब्दील हो जाती है। और शायद किसान आंदोलन इस दिशा में इस देश के भीतर में पहली बार राजनीतिक सत्ता को भी सलीके से परिभाषित करने की दिशा में बढ़ चुका है, और शायद यह खतरे की घंटी इस सरकार के लिए है।
क्योंकि इस देश के भीतर में अलग अलग तबकों की जो परेशानियां हैं, आंदोलन धीरे धीरे वक्त के साथ चाहे अनचाहे अलग अलग माध्यमों से देश के कोने कोने हिस्से में जाएगा। और किसानों की स्थिति इस देश में कोई अच्छी नहीं है। कुछ दिन तो आप बहला सकते हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो जिसमें आपको प्रतिदिन के 16 रुपए किसान को देते हैं क्योंकि साल भर में 6,000 रुपए देते हैं, चाहे वह कहते हैं कि फसल बीमा योजना है। फसल बीमा योजना का ज़्यादा लाभ जो होता है इस देश की प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को हो गया है। लगभग 7,000 करोड़ का आंकड़ा पिछले साल का ही आया है कि इंश्योरेंस कंपनियों को ज़्यादा लाभ हो जाता है, किसानों को पहुंचता नहीं है। प्रीमियम स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, किसान भी देता है और उसको किस रूप में कंपनियां अपने हिस्से में चलती चली जाती है। ये बहुत साफ मैसेज है। इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम और हमारी पॉलिटिकल थिंकिंग जो राजनीतिक सत्ता को संभाले हुए थी वह ये मानकर चल रही है कि जिस बाजार को उसने अपनाया हुआ है और जिस सिस्टम को बाजार ने बनाया हुआ है वही डेमोक्रेसी है। यानी इस देश के भीतर में रहने वाले लोगों के हक, एक नागरिक को मिलने वाला हक जो संविधान में दर्ज है वह डेमोक्रेसी नहीं है। और उस डेमोक्रेसी के तहत सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका का जो काम है वह काम भी सरकार और सत्ता के साथ सहभागिता दिखाते हुए काम है। क्योंकि इसका जिक्र तो खुले तौर पर पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कह ही दिया कि विधायिका और न्यायपालिका को साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी राष्ट्र निर्माण होगा। तो राष्ट्र निर्माण की भूमिका राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए अगर नौकरशाही भी कर रही है तो उसका सच भी क्या है। इस दौर में बड़ी तादाद में जो एक एग्जाम होता था आईएएस का एग्जाम, उसके जरिए आईएएस में भर्ती होती थी, जो अंडर सेक्रेटरी लेवल पे चीजें वहां पर नियुक्तियां होती थी। लेकिन सरकार ने कहा हम तो प्रोफेशनल्स को लाएंगे अलग अलग मिनिस्ट्री में, और वो प्रोफेशनल्स को लाने लगी। कई खेप में लेके आई, पहली बार 40 प्रोफेशनल्स आए, फिर 20 प्रोफेशनल्स आए, इनको रैंक दे दिया गया आईएएस वाला। तो आईएएस यानी हमारी जो कार्यपालिका की सिचुएशन है देखिए वह भी डगमगा रही है। विधायिका के भीतर की परिस्थितियों में क्या है, कृषि मंत्री हंसते मुस्कुराते हुए निकलते हैं। हमें याद आ रहा है कि जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और जिस वक्त शरद पवार कृषि मंत्री थे, उस समय जिस तरीके से एफसीआई का घोटाला हुआ था उसको लेकर इसी पार्लियामेंट के भीतर में सुषमा स्वराज ने बहुत साफ टिप्पणी की थी कि यह कैसा कृषि मंत्री है जो इस सदन में मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, उसे शर्म नहीं आती है। वो शरद पवार पे अटैक कर रही थी। उस पीरियड में जनता सुन रही थी और जनता को लगता था कि शायद बीजेपी के भीतर किसानों को लेकर सरोकार है। लेकिन आज हमारे बीच नहीं है वैसे नेता और वैसी स्थितियां नहीं है। तो एक नई स्थिति है कि तोमर जी भी बाहर निकलकर मुस्कुराते और हंसते हुए कहते हैं ठीक है लोकतंत्र है, बातचीत हो जाएगी। क्या उनको इस बात का जरा भी एहसास है कि 40 दिन तक लुटियंस की दिल्ली से निकालकर खुले आसमान के तले अगर इस देश के मंत्रियों को बैठा दिया जाए तो उनकी क्या हालत होगी? क्या उन्हें शर्म नहीं आती है इस दौर में कि इतनी बड़ी तादाद में जनता बैठी हुई है और अलग अलग जगहों से आ रही है, जिन मुश्किल हालातों में वो जी रहे हैं, जो परिवार के भीतर की जो जद्दोजहद होगी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ी माँ क्यों ना हो, बूढ़ी दादी क्यों ना हो, जो किसान है चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो, उनकी जो परिस्थिति है वो जिस मानसिकता में रह रही है, क्या इसको लेकर किसी तरह का कोई भाव इस देश की मिनिस्टर्स में नहीं है, इस देश को सरकार चलाने वालों में नहीं है? नौकरशाह भी शाम 5 बजने के बाद मस्ती में घर चले जाते हैं। आज फिर उसी जगह पर विज्ञान भवन के भीतर में व्यवस्था थी 5 सितारा होटल से भोजन आएगा। ये तो अच्छा है कि किसानों ने मना कर दिया और साफ कह दिया हम यहां खाना खाने नहीं आए हैं, हम तो आने वाले वक्त में इस देश को जो भोजन खिलाते हैं उसको उपजाने के लिए हम अपने हक को मांगने आए हैं। और इस पूरी बातचीत में जो आज लगभग 2.5 घंटे जो विज्ञान भवन के भीतर कैद थे, लगभग 72 नौकरशाह थे, सारे मिला लीजिएगा अगर तो, हर तरह के छोटे बड़े सबको मिला लीजिए। नौकरशाह का मतलब कर्मचारियों को भी जोड़ दीजिए। 72 लोग की मौजूदगी थी। 3 मंत्रियों की मौजूदगी हमेशा होती है, 41 किसान भी मौजूद है और उसी तरीके से बड़ी तादाद में सिपाहियों की मौजूदगी थी, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी थी। लेकिन उसी विज्ञान भवन के भीतर में फिर वही 5 सितारा भोजन की व्यवस्था करने की दिशा में ज्यादा जागरूक मंत्री नजर आ रहे थे। और सिर्फ जो ठोस बातचीत हुई वो 15 से 18 मिनट तक की बातचीत हुई। बाकी समय कुछ बातचीत करने के लिए किसानों के पास था नहीं, क्योंकि सरकार अडिग थी, सरकार जिद पे अड़ी हुई थी। मीडिया नहीं कहता है सरकार जिद पर अड़ी हुई थी,
इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है किसान जिद पर अड़े हुए। कमाल की चीज है, इस देश से नागरिकों को खत्म कर दीजिए तो कहेंगे कि सरकार ने कानून बनाया। तो किसके लिए कानून बनाया है? जनता के लिए। तो जनता ही ना सवाल उठाएगी तो जिद पर कौन है? यह भी एक समझने की बात है। शायद यही वो परिस्थिति है कि पहली बार इस देश के भीतर में 3 लकीरें बहुत साफ खिंच रही हैं। पहली लकीर, जब पॉलिटिकल तौर पर विपक्ष कहीं है ही नहीं, तब इस देश के भीतर में पहली बार किसान एक विपक्ष राजनीति के तौर पर उभर रहा है। पहली बार जब इस देश के भीतर में अलग अलग इलाकों को लोग सरकार अपने साथ सुविधाओं की पोटली देकर बांधती रही है, जैसे वो अभी सीमांत किसानों को बांधने के प्रयास में है, लेकिन पहली बार इस देश के पिछड़े दूरस्थ इलाकों के सीमांत और छोटे किसानों के पास भी ये मैसेज जा रहा है, गड़बड़ी तो सरकार कर रही है। और तीसरी बड़ी बात, इस देश के भीतर में संविधान द्वारा तय कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का जो चेक एंड बैलेंस है, उस पर किसी का भरोसा नहीं बच पा रहा है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, शायद ये आने वाले वक्त में हर आंदोलन और इस देश की राजनीति को लेकर भी सवाल है कि इस देश के पॉलिटिशियंस भी उस पार्लियामेंट के भीतर क्यों जाते हैं जहां पर वो चाहते हैं कि वोटिंग हो जाती इसी कृषि बिल पर, तो वोटिंग उधर बैठे हुए डिप्टी स्पीकर जो कुर्सी पर बैठे हुए थे हरिवंश जी, उन्होंने नहीं होने दी। वही हरिवंश जी जो एक वक्त पत्रकार थे, वही हरिवंश जी जो एक वक्त चंद्रशेखर के साथ थे, वही हरिवंश जी ने नहीं परिस्थिति ऐसी पैदा कर दी कि वोटिंग तक नहीं हो पाई और उसको ध्वनि मत से पास कर दिया गया। तो उस पार्लियामेंट का क्या महत्व है? यह सोच और यह समझ अब इस देश के पॉलिटिशियंस को भी आनी होगी कि इमारतों के भीतर का लोकतंत्र इस देश के नागरिकों के लिए लोकतंत्र नहीं होता है, वो एक तानाशाही में बढ़ते हुए कदम होते हैं। शायद ये एक खतरे की घंटी भारत की उस राजनीतिक व्यवस्था के लिए भी है जिस राजनीतिक व्यवस्था को इस देश के सत्ताधारियों ने हड़प लिया है। देखें सड़क सही परिवर्तन की बात उठती है क्या? इंतजार करना होगा, क्योंकि 15 तारीख का इंतजार का जिक्र नहीं है, यहां जिक्र 26 जनवरी का वो पहली तारीख है। संविधान इस देश में लागू होने के दिन और उस दिन को जब भारत गणतंत्र हुआ, उस परिस्थिति को जीते हुए क्या संविधान को लेकर इस देश में लड़ाई की शुरुआत होगी? यह भी एक बात है। इंतजार करते हैं हम आप दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।